communication. Both the job of actor and teacher, the job is communicating. Actor is communicating to the audience and the teacher communicates to the students, any subject. If actor communicates the thing to the audience attractively, why can't the teachers? The same kind of pattern they are using. पता नहीं कौन उसको सिखाया ऐसा, अवनु बसवा, अवनु कमला, कन्नड़ में बोल रहा हूं मैं, कमला बसवन तंगी. It's such a boring thing. Can't they make it very interesting? Don't enact, but use your emotional quality. Use the range of voice. Actors जो voice range को इस्तेमाल करता है, ऐसा करो. सुबह सुनील जी ने कह रहा था ना, आपको कौन जो टीचर, आपको ऐसा टीचर याद है जिनका आप यू हैव रिमेम्बर्ड. इसलिए है उसका टीचिंग में एक ड्रामेटिक क्वालिटी है, इसका टीचिंग में एक थिएट्रिकल क्वालिटी है, इसलिए उसको रिमेम्बर, यू आर रिमेम्बरिंग हिम. सो यूज दैट इन टीचिंग. So our guru, I will take another 5 to 10 minutes. Our guru Stanislavski says in acting, don't tell me the text, tell me the subtext. टेक्स्ट तो सबको पता चलता है, सबको चाय दे दो, ये टेक्स्ट है, ये तो सबको समझ में आता है. बट टेल मी द सब टेक्स्ट. व्हाट इज सब टेक्स्ट? डिटेल रॉबिंदा ने आपको एक्सप्लेन किया. व्हाट इज द सब टेक्स्ट? रॉबिंदा ने एक्सप्लेन किया. सो टीचर को भी सिर्फ ही इज रामा, अदिति इज रामा सिस्टर, ऐसा बोलना नहीं है. पहले क्लास में आता है कन्नड़ में, यहाँ दूसरा होगा. ये नहीं है. सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है उसका एक्सप्लेन करो. जरूरत क्या है ऐसा, अगर सिर्फ उतना ही आपको कहना है तो टीचर की जरूरत क्या है? योर जॉब इज टू टीच द सब टेक्स्ट, द हिडन मीनिंग, टू एक्सपैंड द सब्जेक्ट. That is how you can utilize theatrical elements in your classroom teaching. How it contributes. Morning I told theater is a process. Theater is not a product. Theater is a process, it is not a product. आज का जो परफॉर्मेंस है, इट इज नॉट द एंड. टुमारो इट इज डिफरेंट. रविंद्र जितना अच्छा प्ले किया हो, इट इज नॉट एंड टुडे. टुमारो इट विल टेक अनदर शेप, द सेम प्ले, अकॉर्डिंग टू द रेस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू द ऑन स्टेज डिजाइनिंग. आई मीन, so it's a continuous process, it won't stop. The same way, education is also a process. As theater, education is also a process. But what happened to the education now? We made it now, it's a product. Education become the product. Product means what? It's a job oriented course. It's a job हमने कमाना चाहते हैं. When it become a product, anything, it's a product. It change नहीं होता. When anything become a product, that is the end. It will become an industry. So that is why we call education
is now become an industry. अदिति यहाँ नहीं है, मैं कल ही बोल रहा था कि मैं अटैक करूंगा कल उसमें हमारा जो लेटर है उसमें लेट अस गो टुगेदर विथ थिएटर इंडस्ट्री ऐसा लिखा है। अब मैं कल ही बताया था, मैं कल अटैक करूंगा उसके ऊपर। So education has become industry because we are concentrating on the product. प्रोडक्ट हमने, अच्छा ये IACU का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट से हमें जॉब मिलता है ना। So we should not make it a product. Education is also a process. Like theater, education is also a process. वो प्रोसेस के तरह कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट की तरह नहीं है। ये चप्पल मेकिंग, कपड़ा मेकिंग, ये प्रोडक्ट। फिल्म इज एन इंडस्ट्री। फॉर फिल्म यूज इंडस्ट्री। व्हेन सुबह रॉबिंदा भी कह रहे थे कि वो जब ये थिएटर कोलैप्स होता है, व्हेन थिएटर बिकम्स एन इंडस्ट्री इट कोलैप्स। Any creative art cannot be industry. Any creative art वो इंडस्ट्री बन सकते हैं, नहीं बन सकता। अगर जब इंडस्ट्री बन, दैट इज इंडस्ट्री मीन्स इट्स अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड, नॉट द प्रोसेस ओरिएंटेड। सो एजुकेशन को भी हमने प्रोसेस ओरिएंटेड बनना है, तो थिएटर जैसा प्रोसेस ओरिएंटेड है ऐसा बनना है। That is how theater relates to the education. Another thing I am thinking, and Ravinda should correct me, in many schools, drama schools, in drama schools this reservation category is there. I become ड्रामा स्कूल में भी रिजर्वेशन कैटेगरी है। गवर्नमेंट जॉब्स में तो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ऐसा ड्रामा स्कूल्स में भी है। कर्नाटक में जितना ड्रामा स्कूल्स है वहां भी है, NSD में भी है। लेकिन ड्रामा स्कूल में ड्रामा स्कूल्स में ये रिजर्वेशन का जरूरत ही नहीं पड़ता है। राइट सर, अपने आप वो सेलेक्ट हो जाते हैं। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या लोअर क्लास जो है अपने आप सेलेक्ट हो जाते हैं, उसका रिजर्वेशन का जरूरत नहीं है। NSD में कोटा पूरा हो जाता है, अपने टैलेंट से ही सेलेक्ट हो जाता है, उसका जरूरत नहीं पड़ता है। नॉट ओनली इन NSD, इन नीनासम ऑल्सो, इन माई इंस्टीट्यूट ऑल्सो, एंड most of the artists who are working in the repertory, the theatre schools and repertory, are from the lower class, not from the upper class. It's not related to this thing. I'll relate it. Now, I try to relate it. He will correct me. But in schools, in regular schools, who are the more dropouts? ड्रॉपआउट कौन है? ड्रॉपआउट्स आर द लोअर कास्ट चिल्ड्रन। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, नहीं बस वहां से ड्रॉपआउट हो जाते हैं। कांट वी यूज, थिएटर में इतना टैलेंट है, थिएटर को इतना, थिएटर मतलब आर्ट को इतना वो, मैं कैसे, मेरा वर्ड्स, थिएटर को इतना पसंद करके बच्चे थिएटर में इन्वॉल्व होते हैं, छोटे बच्चे भी, बट एजुकेशन में ड्रॉप आउट होते हैं। थ्रू द मीडियम ऑफ थिएटर, कांट वी ब्रिंग दोज चिल्ड्रन टू द मेन स्ट्रीम एजुकेशन? That would be the great contribution of theatre for education. मैं समझ में आ गया सर? मैं जो समझ में आ गया, am I communicating you? Yes, sir.
These are the few points how to utilize education in theatre. राबिंदा ने कह रहा था कारण जी का कुछ, कारण जी लॉजिक नहीं है, थिएटर को लॉजिक नहीं है, इट्स ओनली मैजिक कह रहे थे, म्यूजिक में कह रहा था ना. सो आर्ट सब्जेक्ट भी ऐसा ही है, उसमें लॉजिक नहीं है, थिएटर में लॉजिक नहीं है, इट्स मैजिक. फॉर योर साइंस सब्जेक्ट इट्स लॉजिक. For you, 2 plus 2 is equal to 4 only for the science. For art subject, cultural subjects, I can prove 2 plus 2 is equal to 5. I can prove it, 2 plus 2 is equal to 5. It's unending. For you, for one question, there is only one answer. Like, कौन बनेगा करोड़पति. For us theatre people, for one question we need 100 answers. Students अभी जो है वो बच्चे को, टीचर्स आर आस्किंग क्वेश्चंस, बच्चे आंसर करना है. We have to make them to ask questions. इतना ही बात करने के बाद, does schools have that kind of atmosphere? No. स्कूल में ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है अभी. वो ऐसा एटमॉस्फेयर हमको क्रिएट करना है. हम बात करते हैं, हम थिएटर लोग तो हम थिएटर के बारे में आर्ग्यू करते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी झगड़ा कर सकते हैं, बट टीचर्स तो टीचर्स है. अपने आप अपना सब्जेक्ट ही आपको उसका ग्रेट है. ये थिएटर से क्या, स्टिल दे आर अंडरस्टैंडिंग इट इज जस्ट अ टाइम पास एंटरटेनमेंट मीडियम. इससे कोई वैल्यू एजुकेशन के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. दैट्स व्हाई वी आर शाउटिंग, वी आर आर्ग्यूइंग. दैट्स ऑल. फिलहाल इतना ही है. जो प्रमोटिंग रीजनल थिएटर जो है मैं वही छोड़ रहा हूं. अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे ना, टुमारो नहीं, नेक्स्ट टाइम. Thank you so much, sir, for sharing your experiences and views on theatre and education. Now I request paper presenters. We have total 15 paper presentations. I request all paper presenters, please read your papers within 3 minutes, because we are running out of time. We have very, very less time, so please note it. Yes, sir. Yeah, we have 15. Presenter is Priyadarshini Mishra. Excuse me, Shiva sir, this is a very important thing. I don't know, you're telling about the 3 minutes only, and I don't think so. Like those who are expert in the paper presentation, they can read within 3 minutes. मेरा पर्सनल वो था दीदी मैडम कि 3 मिनट का, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, राइट डोंट, कि यहाँ पे भी बहुत थिएटर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो 3 मिनट का पेपर प्रेजेंट सिर्फ अखबार पढ़ना नहीं है, वो उसमें कुछ ड्रामेटिकल चीज़ के साथ we have an option. तो आप अपना जो पेपर है वो हमारे जज को दे दें, जो आपका फिजिकल पेपर है, और वहाँ आप 3 मिनट में कंक्लूड कर लें. we'll see your paper, because अपने पास में टाइम कम है, बच्चे हैं, we need to take care of their conveyance and everything. So keep yourself, when you're talking, keep yourself concise, finish it in 3 minutes, submit your physical paper so that we will see it in there. Right, sir? Because you know the students are here, so it is kind of tough for them to commute from their home. So first
Presenter is Priyadarshini Mishra. Thank you so much, Shiva sir, Robinda sir and KJ Krishnamurthy sir. Thank you so much. और थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ रियली कि 3 मिनट में जो मेरा सब्जेक्ट है थिएटर फॉर यंग ऑडियंस इन पर्सपेक्टिव ऑफ जयपुर शायद कवर नहीं हो पाए. ठीक है, विदाउट पेपर आपसे सिर्फ बात करूंगी. थिएटर फॉर यंग ऑडियंस की जब हम बात करते हैं, थिएटर फॉर यंग ऑडियंस मीनिंग कि ऐसा थिएटर जिसे एडल्ट परफॉर्म कर रहे हैं फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए परफॉर्मेंस हो रही है, जिसमें सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बच्चों से रिलेटेड होते हैं, यानी एजुकेशन से रिलेटेड, सोशल होते हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो सारे बच्चों से रिलेटेड हैं और जिसमें एडल्ट का कुछ नहीं, सब एडल्ट परफॉर्मर होते हैं. तो ये तो है थिएटर फॉर यंग ऑडियंस, जो मैं बहुत कंसाइज वे में आपको बता रही हूँ कि क्या है थिएटर फॉर यंग ऑडियंस. इसकी शुरुआत इतिहास पे नहीं जाऊंगी, सिर्फ इतना कहूंगी कि थिएटर फॉर यंग ऑडियंस के आधार पर हम डिवाइड करते हैं. 5 से 12 साल जो होता है वो होता है थिएटर फॉर चिल्ड्रन, 13 से 15 साल थिएटर फॉर यूथ. ये होती है ऑडियंस थिएटर फॉर यंग ऑडियंस के लिए, और टारगेट होती है इसके थिएटर फॉर यूथ. 20वीं सदी के आसपास थिएटर फॉर यंग ऑडियंस आया था और समझ में नहीं आ रहा इतिहास की बात कहां से करूं, बहुत लंबा है. 1905, 1920 से 1950 तक होते थिएटर फॉर यंग ऑडियंस ने अपना रूप लिया और आज विश्व भर में अपने अलग अलग रूपों में विकसित हो गया थिएटर फॉर यंग ऑडियंस. अब जयपुर के परिप्रेक्ष्य में, बिकॉज मेरा जो टारगेट है वो है जयपुर, इन पर्सपेक्टिव ऑफ जयपुर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो TYA थिएटर फॉर यंग ऑडियंस के लिए 1999 में वेस्ट जोन कल्चर और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की तरफ से एक गुरु शिष्य परंपरा शुरू हुई थी. उसके तहत बंदर का ब्याह ये नाटक हुआ था, जिसे वीणा पाणी कला संस्था जयपुर की है उसने ऑर्गेनाइज किया था. वो पहला प्रयास था जो जयपुर में थिएटर फॉर यंग ऑडियंस के लिए किया गया. सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी थिएटर फॉर यंग ऑडियंस क्या आपके लिए कंसेप्ट क्लियर हो गया, यस और नो, बस इतना बताइए. ओके, तो थिएटर फॉर यंग ऑडियंस ये है. और थिएटर फॉर यंग ऑडियंस के लिए जयपुर में जो पहला प्रयास हुआ था वीणा पाणी कला मंदिर की तरफ से 1999 में, जहां पर जो स्कूल है वहां पे जाके परफॉर्मेंस की गई थी और इंटरेक्शन सेशन भी रखा गया था ऑडियंस यानी बच्चों, यूथ और परफॉर्मर्स के बीच में. उसके बाद 2002 में 3M ब्रॉडबैंड आया, जिसने रानी और पिंटो इस नाटक को किया और इस नाटक के द्वारा मोबाइल थिएटर एक कंसेप्ट की शुरुआत की, जो थिएटर फॉर यंग ऑडियंस का ही एक रूप था. 2008 में क्यूरियो संस्था ओ हेनरी लिखित नाटक बार्बर शॉप का मंचन 2008 में बार्बर शॉप तैयार किया, जिसका मंचन आज भी हो रहा है, वो भी थिएटर फॉर यंग ऑडियंस कंसेप्ट के तहत ही है. मिशन एडमिशन नाटक वो भी बच्चों, वो भी यूथ का सब्जेक्ट लेकर, जिसमें एजुकेशन का सब्जेक्ट है. मिशन एडमिशन आज पूरे जयपुर में और जयपुर के बाहर भी किया जा रहा है. 2010 में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी पर लग गई बिंदी नाटक का मंचन किया गया. लगभग 150 स्कूली विद्यार्थियों ने इसे देखा. पढ़ाई पर करो चढ़ाई इसी संस्था का एक और नाटक है जो आज पूरे जयपुर बल्कि जयपुर के बाहर भी किया जा रहा है. राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, इन स्टेट्स में इस नाटक को किया जा रहा है और यूथ के लिए ही किया जा रहा है. 2011 में जयपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी श्री अशोक राही ने प्रेमचंद की कहानी, अगर आपने बड़े भाई साहब पढ़ी हो, और कृष्णचंद्र की कहानी सस्ते से, इनको मिक्स करके एक नाटक बनाया सबसे बड़ा रुपया, जो थिएटर फॉर यूथ के लिए था. राजू कुमार का सोशल नॉट वर्किंग, बबीता मदान जी का शास्त्र देखो शास्त्र, नरेंद्र अरोड़ा जी का रोड सेफ्टी पर आरोपी हाजिर हो, और इस तरह के नाटक तैयार किए गए. और रिसेंटली में अभी जवाहर कला केंद्र का इन हाउस प्रोडक्शन सुरेश अरोड़ा जी द्वारा निर्देशित नाटक तिल चट्टे की डायरी का मंचन हुआ, जिसे निर्देशक और कलाकारों ने मिलजुल कर तैयार किया, और इसका टारगेट भी यंग ऑडियंस थी. अब अगर यहाँ के सीनियर्स की बात करूं, यहाँ के वरिष्ठ रंगकर्मियों की बात करूं, तो जवाहर कला केंद्र के पूर्व निदेशक और वरिष्ठ रंगकर्मी श्री सरताज नारायण माथुर जी कहते हैं कि TYA एक महत्वपूर्ण विषय है, परंतु
जयपुर के परिप्रेक्ष्य में इसकी उपस्थिति गौण है, यानी TYA अभी जयपुर में बहुत ज्यादा नहीं, थिएटर इन एजुकेशन फिर भी शुरू हो चुका है, बट TYA थिएटर फॉर यंग ऑडियंस अभी जयपुर में नहीं आया है, बहुत कम हो रहा है। NSD टाई रंगटोली में रह चुके अभिषेक गोस्वामी के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा है कि TYA का कल्चर जयपुर में है ही नहीं, और जो भी काम पूर्व में हुआ है या हो रहा है वो एक एक्टिविटी है या मौसमी बहार, बस यही कहा जा सकता है, या व्यवसाय रूपी साधन जिसमें परफॉर्मर्स का कमिटमेंट नहीं होता, सिर्फ उद्देश्यहीनता ज्यादा होती है। जर्मनी, अमेरिका या भारत में जर्मनी, अमेरिका या भारत के अन्य राज्य जैसे आसाम में TYA के लिए विशेष कंपनी है, जिसे आप रेपेट्री मान सकते हैं, वो कंपनी है स्पेशली। लेकिन जयपुर में ना तो ऐसी कोई कंपनी है और ना ही ऐसे कोई ग्रुप है। जयपुर के ICSC बोर्ड के स्कूल के प्रिंसिपल हेमंत कछावा ने कहा कि TYA कंसेप्ट अच्छा है, बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, बच्चों को समझ आ रहा है, बट अगर ये निशुल्क हो तो मैनेजमेंट इसमें इंटरेस्ट ले सकता है, यानी परफॉर्मेंस करवा सकता है, निशुल्क हो तो। कुल मिलाकर, क्योंकि 3 मिनट पूरे होने वाले हैं तो मैं अभी अपने कंक्लूजन पे पहुंच रही हूँ। TYA की वर्तमान स्थिति को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सकारात्मक रवैया भी देखने को नहीं मिल रहा है। कमिटेड टीम, बाल मनोविज्ञान की समझ और आर्थिक पहलू के अभाव में TYA कंसेप्ट अभी शौकिया रूप से ही है। इन द 3 more minutes. We have 60 minutes, so each participant can take 5 to 6 minutes. 3 to 6 minutes. 5 to 6 minutes. 5 to 6 Now minutes. you Thank can you so take much. 3 more minutes. But मैं अपनी कंक्लूजन में पहुंच चुकी हूँ, आप बताइए सर। It's okay. It's okay. तो फाइनली कहने वाली बात यह है कि जिस तरह से थिएटर इन एजुकेशन कंसेप्ट धीरे धीरे रनिंग में आया और आज चल रहा है। गगन मिश्रा जी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे प्रैक्टिशनर्स बैठे हैं जो थिएटर इन एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, कई स्कूल्स में, कई कॉलेजेस में बच्चों के साथ में काम करते हैं और अपनी बाहर टीम लेकर जाते हैं और यंग ऑडियंस के लिए परफॉर्म करते हैं, वो जिसमें जो ऑडियंस होती है जो वो बच्चे भी होते हैं, यूथ भी होते हैं और एडल्ट भी होते हैं। बट थिएटर फॉर यंग ऑडियंस स्पेशली जो होता है वो बच्चों यानी यूथ के लिए होता है, जो मैंने आपको एज बता ही दिया है कि उसमें ये एज ऑडियंस के हिसाब से होते हैं। कंक्लूजन ये है कि जिस तरह से थिएटर इन एजुकेशन TIE रनिंग में होते हुए आज इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिलता है, वैसे ही जो नई खेप तैयार हो रही है आज, उसके जरिए वो बाल मनोविज्ञान को समझते हुए एक कमिटमेंट के साथ में इस क्षेत्र में आगे आ सकती है और बड़े रूप में जिस तरह से थिएटर एजुकेशन स्ट्रगल करके आगे बढ़ा है, उसी तरह से TYA भी जल्द ही यहाँ की यंग ऑडियंस के बीच में होगा, जरूर होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शिवा सर। Any students who want to go to ICC, because the last bus is going. If you want to stay back and you want to go by yourself, then it is okay. But if you want to go avail the bus facility, then you should just move out. Raise your hands now. सभागार में उपस्थित समस्त विद्वजनों, मेरे आलेख का विषय है काव्य कवि की अलौकिक सृष्टि। अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति, यथा समय रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। अर्थात इस अपार काव्य संसार का निर्माता कवि है और इस कवि प्रजापति की इच्छा और रुचि के अनुसार ही इस काव्य संसार की रचना होती है। लेकिन आचार्य मम्मट उससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट है, क्योंकि ब्रह्मा की जो सृष्टि है वह नियतिकृत नियम संहिता है, परंतु कवि की सृष्टि नियतिकृत नियम रहिता है। ब्रह्मा की सृष्टि विभिन्न प्रकारों के नियमों से बंधी हुई होती है, लेकिन कवि की सृष्टि किसी तरह के नियमों से बंधी हुई नहीं होती। ये माना जाता है कि प्राणियों के पूर्वकृत कर्म या अदृष्ट के फल भोग के लिए ही इस सृष्टि की रचना हुई है और उसी के अनुसार व्यक्ति को सुख दुख स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है। परंतु कवि की सृष्टि इन सब बंधनों से परे है, क्योंकि कवि केवल अपनी कल्पना के सहारे जब चाहता है अपने नायकों या पात्रों को विघ्न बाधाओं के भयंकर संघर्ष में डाल देता है
और जब चाहता है तब अतर्कित रूप से मनोवांछित सामग्री से भी अधिक सुख सामग्री उसके सामने उपस्थित कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसी शरीर से मनुष्य को सदेह स्वर्ग में पहुंचा सकता है। इसलिए कवि का सामर्थ्य ब्रह्मा के सामर्थ्य से कहीं अधिक है। और भी जैसे ब्रह्मा की सृष्टि में सुख दुख दोनों का अस्तित्व है। सांसारिक सुखों के साथ दुखों का भाग असंभावी है, परंतु कवि की सृष्टि में दुख का अस्तित्व नहीं। उसकी सृष्टि में सीता के वियोग में राम को रोते हुए देखते हैं, तब उस करुण रस में भी आनंद का अनुभव हम लोग करते हैं। उस आनंदातिरेक से द्रवीभूत होकर नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। कवि की सृष्टि में रुदन एवं क्रदन से भरा हुआ करुण रस भी आनंदानुभूति स्वरूप ही है। ब्रह्मा की सृष्टि है वह प्रकृति अथवा समवायी या अनसमवायी निमित्त कारण आदि के बिना संभव न होने के कारण इसके अधीन है। परंतु कवि की सृष्टि के लिए कवि की अपनी प्रतिभा के अतिरिक्त अन्य किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। वह किसी दूसरे के अधीन न होने से अन्य परतंत्र है, इसलिए वह ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा उत्कर्षशालिनी है। ब्रह्मा की सृष्टि में तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु और कषाय तिक्त केवल 6 प्रकार के रस पाए जाते हैं। उनमें से सब रस मनुष्यों को प्रिय भी नहीं होते, परंतु कवि की सृष्टि में 6 के स्थान पर श्रृंगार, वीर, करुण आदि 9 रस होते हैं। वह सब केवल आनंदमय ही होते हैं। इसलिए कवि की सृष्टि नवरसा और रुचिरा है होने के कारण ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि काव्य शब्द का मैंने जो इस्तेमाल किया है वह संकीर्ण अर्थ में नहीं है, जिसमें काव्य श्रव्य और दृश्य सभी विधाएं कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक संकलित हो जाते हैं। काव्य की सभी विधाओं में नाट्य या रंगमंच अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रंगमंच या नाट्य भी अलौकिक अनुभवों को अपने में समाहित किए हुए है। ये एक ऐसी प्रदर्शनकारी कला है जो मनोरंजन ही नहीं अपितु जीवन के विविध अनुभवों को रूपायित करते हुए दर्शकों के मस्तिष्क को झंझोड़ते हुए उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर देती है। यह एक सजीव एवं साकार कला है। हालांकि संस्कृत नाट्य शास्त्र में रंगमंच शब्द का संयुक्त रूप से प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन रंगमंच जैसी महत अवधारणा संस्कृत काव्य शास्त्र में नाट्य शब्द से प्राप्त होती है। यहाँ नाट्य से तात्पर्य केवल नाटक अथवा रंग से नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत नाटक, कृति, रंग, वस्तु, अभिनय, रस, छंद, नृत्य, संगीत, अलंकार, वेशभूषा, शिल्प, पात्र और दर्शक, समाज सब है। और इन सब का शास्त्र नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा से भी अभिहित किया गया है। इसके पीछे ये कथा प्रचलित है कि देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य अर्थात आख्यान और संवाद, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर 5वें वेद नाट्य वेद की अवतारणा की और उन्होंने भरत मुनि से नाट्य के सिद्धांतों को कार्यान्वित करके प्रदर्शित करने को कहा। मेरा कहने का बस तात्पर्य यही है कि काव्य नाट्य कवि की अलौकिक सृष्टि है, जिसमें हम जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों को संकुचित करते हुए सजीव पात्रों के माध्यम से चलते फिरते अर्थात सजीव रूप से साकार होते हुए देखते हैं। धन्यवाद। Namaskar to all. Good afternoon, friends. I am Prachi Goswami. Today I am speaking on the educational value of Brecht's epic theatre for Indian students. Bertolt Brecht was a famous German playwright and poet. He started to write political poetry and plays at an early age about social issues. Once he started writing plays, he became critical of the traditional dramatic theatre. The traditional dramatic theatre, based on the concept of Aristotle, according to Brecht, was aiming at a kind of escapism. While watching a play, the audience, this kind of play, the audience could forget about their lives for a while. Brecht was upset and frustrated about this.
he wanted to change the world of theatre. Brecht believed that theatre should appeal not to the spectator's feelings, but to the spectator's reason. In 1920s, Brecht developed his theory of epic theatre. Brecht offered a new style of theatre that sought to educate the audience about social conditions and inspire them to think critically and act accordingly. He saw the theatre as a means of education and political change. In this context, Brecht coined a new term for Fremdungseffekt, which is known as alienation effect. By using the alienation effect, the audience was to be constantly reminded of the fact that they were in a theatre watching a play. The audience does not get lost in the story or the characters. Instead, people watching the play are constantly reminded that these are just actors communicating ideas and situations to the audience. That's why we can see epic theatre has characteristics which are different from the traditional theatre. Let's talk about the epic theatre. The characteristics of the epic theatre are, it narrates events in past tense. It involves the audience rationally. It motivates the spectators to start thinking on their own. Epic theatre communicates insight. It offers arguments to reflect upon. Epic theatre does not want actors to play their characters with emotional involvement. It does not want actors to identify themselves totally with the roles they are playing. It wants the eyes of the audience focused on the course of action. Epic theatre lets events move in regular curves. On the contrary, in traditional theatre, events move in straight line. Brecht wanted his epic theatre to be quite distinctive from other forms of theatre. Brecht wanted his audience to be constantly aware of the fact that they are watching a play and not the reality in which they are living. To ensure that they don't emotionally escape into a non-realistic world, Brecht used the following technique when the play was being performed on the stage. In epic theatre, they use a narrator who gives comments during the play. The story is presented not in a chronological order. Actors play multiple characters. Actors do not identify themselves with the roles they were playing. Actors do not play their role realistically. Actors address the audience directly. Music and song break the action of the play. In epic theatre, placards are showed to give information to the audience. Directions are spoken loudly on stage. These techniques break the illusion of the drama. Brecht wanted the audience to question and challenge what they were seeing on the stage and not simply accept and enjoy it. Definitely, epic theatre has an educational value because it motivates the spectators to start thinking and reflecting on the role of theatre and its didactical value. Epic theatre teaches and thereby educates the spectators to watch events on stage dispassionately, to reach their own conclusions rather than to merely enjoy emotionally what they are watching on the stage, to understand the social conditions and social political problems around them, and to think critically and act accordingly in their life. We mention here two famous dramas of Brecht. One is Leben des Galilei, Life of Galilei, which was written in 1939, is based on the real life of 17th century astronomer and physicist Galileo Galilei. In this play, Galileo teaches his disciple Andrea Sartre about his newly propounded theory of cosmology. This theory states that sun is in the center, not the earth. Galileo's view were radically different from the conventional truths established by the traditional Christian astronomers. This claim of Galileo is considered by the Church as a threat to its power.
and for that he is put under lifelong house arrest. The second play, which is known in English as Caucasian Chalk Circle, which was written in 1944, is a play written by Brecht again in 1944. The play is a parable about a peasant girl who rescues a baby and becomes a better mother than its wealthy natural parents. A discussion on epic theatre and appropriate drama texts like Das Leben des Galilei and their Kaukasische Kreidekreis, the Caucasian Chalk Circle, can help Indian students in several ways. Through this sort of dramas, students will learn to expand patterns of thinking outside the self-identity and to explore other points of view. Students will learn to think critically about the social, political problems around them and act accordingly to improve the society. They will become aware of their own cultural conditioning. They will acquire appropriate knowledge and attitudes toward other cultures. Students will become aware of differences between cultures. Students can not only acquire communicative skills, but also the required cultural sensitivity and cross-cultural communicative competence. They will learn skills that enable them to overcome problems in cross-cultural interaction with people from other cultures. Students will be able to reduce their inhibitions, increase spontaneity, and enhance their motivation, self-esteem and empathy towards fellow human beings from other cultures. So this is the educational value of epic theatre offered to students who are learning theatre. Thank you. Thank you. Now I request this paper. It's a joint paper. Okay. Good afternoon. The revised title of our paper, which was co-written with me and under the consultation of Dr. Emeka Singh, is also present here. The revised title is Going Beyond the Playtext, Social Consciousness in Selected Plays of Mahesh Dattani. Drama is the specific mode of fiction represented in performance. It is a composition in verse or prose presenting a story in pantomime or dialogue containing conflict of characters, particularly the ones who perform in front of audience on the stage. Most types of literature, including novels, short stories, and poems, are written to be read, usually in silence by a solitary reader. Although works of drama, called plays, are also often read in this manner, they are created primarily to be presented in public by a group of performers, each of whom pretends to be one of the characters in the story the play is telling. Plays can satirize society, or they can gently illuminate human weakness. They can divine the greatness and the limitations of humans in tragedy, or in modern naturalistic playwriting, probe the human mind. Drama is the most wide-ranging of all the arts. It not only represents life, but also is a way of seeing it. And it repeatedly proves Samuel Johnson's contention that there can be no certain limit to the modes of composition open to the dramatist. One of the contemporary pioneers of problem play in Indian English drama is Mahesh Dattani. He is the first playwright in English to be awarded the Sahitya Academy Award. He is the most powerful and potent dramatic voice in the present Indian English dramatic world. Dattani has an unconventional approach to theatre. He looks at the theatre as the medium to manifest the cause of the unprivileged segments of our society. His plays externalize the problems and pent-up feeling of the subalterns in a very authentic and a realistic manner. The themes of his plays are by and large quite contemporary and modern, radical and unconventional. He has dramatized problems and issues of the modern urban Indian society, ranging from communal tension, homosexuality, child sexual abuse, gender discrimination, marriage and career, conflict between tradition and modernity, patriarchal social system, constraints of eunuchs, women, child labor, interpersonal relationship, and etc. Family is the most important theatrical space in his plays, as most of the plays have family as their locale. By touching up such radical themes, Dattani has greatly expanded new horizons in Indian English drama. Dattani does not look at the social issues of the marginalized section of the society wearing conventional spectacle of the society. He looks at the theme other way and takes a plunge beneath the surface for searching truth, which is shocking and challenging. He first puts the truth on the page in form of script and presents on the stage in his own innovative and daring way afterwards. Dattani outlines the hollowness, pettiness and ugliness of modern age in his plays. He dexterously molds his subject so that it is representative of a class and at the same time is appealing.
His plays traverse across linguistic and cultural barriers. This is exactly how Dattani would penetrate below the surface, subvert complacent beliefs that everyday reality is constructed with, and make visible and invisible issues that haunt so many of his plays. He facilitates direct communication between his victimized characters and audience, offering brainstorming exercise to the audience about the problem dramatized so. In this way, he opens up channels of communications between the suppressed members of the society. Dattani, being a versatile genius, makes abundant use of Indian mythology, rituals, and contemporary hitches which India is beset with, but he elevates these themes to the zenith, touching the human codes that emanate love, happiness, sexual fulfillment, and problem of identity. His play 30 Days in September depicts the issue of child abuse as statutory rape, domination of the male, sexually inappropriate behavior, feelings of isolation and stigma, poor self-esteem, a tendency towards re-victimization and sexual maladjustment, along with child sexual abuse and the raw emotion of the character, and the naked realities covered beneath the cloaks of hypocrisy, social or familial relationship, silence or numbness of the people, etc. Dattani doesn't offer any specific theory of feminism, nor does he make attempt of moralizing the audience. He is neither a preacher nor a teacher of values and ideas prevalent in society. He is a presenter of stark realities of urban life. His characters are suffering from the past guilt and sin. So his dramatic art provides a space for redemption of their mind and soul. His Another Play on a Muggy Night is one of bold theatrical experiments on the theme of homosexuality by Dattani. His play comes as a challenge to a conservative Indian society. It strikes at the root concept of continuity of civilization through the promotion of idea of centrality of heterosexual relationship in society, where the gays are subjected to exclusion and contempt. The play presents struggle and repulsions of the gays against the backdrop of the culture which bans on gay relationship. Longing for social approval and freedom is lurking in the hearts of the most of the characters. Non-corresponding nature of the character with society is the under-prevailing heat of the Muggy Night. The dramatist shows societal self and individual self at conflict. Here, heat signifies the conflict prevailing in the minds of the characters. It is understood that the set rules of society do not allow an individual to create his own designs and own space unless conforming to them. In sum, it may be concluded that while we may think of the literary experience as essentially solitary, a lone reader's silent encounter with a momentous text, literature is not just about contemplation, let alone meditation. It is about engagement. Theatre too refuses to defy the lone genius creator. Its rough magic depends on collaboration. Tiffany Stern's book on early modern theatre argues that what we think of the play is often a baggy compendium of documents, a script, a scenario, a chatter of playbills, prologues and prompter's aid. The surviving printed text may not be the whole story, but that does not make it unliterary. In fact, it is just not merely literary. Even if theatre involves a multiplicity of collaborators, that is no barrier to the emergence of a distinctive voice. We would be mistaken to imagine that a work of literature is or should be immutable, sculpted in marble and impervious to change. Literature is one way in which we discover what it is to be human, yet lurking behind this discussion is a peculiar distrust of the human presence. Do bodies and voices comprise a literary work? Is a poem no longer literature if it is read aloud? Likewise, what about a play text? Does theatre not acknowledge its flesh and the kinetic thrum of others on stage and in the auditorium? Indeed, it is all that and much more. As a matter of fact, the dramatic art reminds us that literature is warm, mutable and human, and therein lies the role of theatre in education. Thank you. That tomorrow they have to give the presentation. If they don't do so, they will be given certificate of participation instead of presentation. आदरणीय मंच, शीर्षक, कला शीर्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी सभी को मेरा नमस्कार। मेरा जो पेपर है वो नाट्य रंगमंच कला में दृश्य विन्यास की भूमिका। दृश्य विन्यास यानी कि स्टेज सीन। तकनीकी के पूर्ण ज्ञान और निरंतर अभ्यास के बिना कला में कुशलता प्राप्त नहीं की जा सकती, इसलिए कला को ज्ञान भी माना गया है। कला के द्वारा भावों या विचारों को संप्रेषण किया जाता है, अतः कला एक तरह की भाषा अथवा अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार भाषा के द्वारा हम अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसी भांति कलाकृतियों के द्वारा भी संप्रेषित करते हैं। कला एक तरह भावपूर्ण भाषा है जो किसी विशेष मानसिक स्थिति को जगाने में सहायक होती है। जिस प्रकार
मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत, नाटक आदि कला के अपने अपने अलग अलग साधन हैं जिन्हें माध्यम कहते हैं। दृश्य विन्यास की अवधारणा पर विचार करते हुए इस अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व को ध्यान में रखना आवश्यक है कि विन्यास एक उद्देश्यपूर्ण दृश्य सर्जन की प्रक्रिया है। एक अच्छा विन्यास किसी वस्तु की संपूर्णता श्रेष्ठ संभव दृश्य अभिव्यक्ति होती है, चाहे वह कोई संदेश हो या कोई उत्पाद। भारत में रंगमंच की शुरुआती काल में विन्यास की कोई जरूरत नहीं समझी। दृश्य विन्यास की कोई अहमियत नहीं थी कि दृश्य विन्यास भी नाटक का हिस्सा है। वैसे आज भी लोक रंगमंच या सांस्कृतिक रंगमंच में कोई खास जरूरत नहीं समझी जाती। 19वीं सदी में पारसी थिएटर की स्थापना हुई। यह विक्टोरियन थिएटर की तर्ज पर ही बना था। उसमें भी दृश्य विन्यास की कोई आवश्यकता नहीं थी। कंपनी में जो पेंटर होता था वही पर्दे तैयार करता था, वही पेड़, उद्यान, जंगल, राजमहल वगैरह बनाता था और अभिनेता उन पर्दों के समक्ष अभिनय करता था, क्योंकि दृश्य विन्यास कभी भी नाटक कला का अहम हिस्सा नहीं था। केवल नाटक के प्रदर्शन को आकर्षण बनाने के लिए मंच पर सजावट की जाती थी जो दर्शकों को चकाचौंध कर सके, लेकिन नाटक का कभी हिस्सा नहीं बनता था। यह पर्दे नाटक के कथना के मुताबिक हर दृश्य के लिए मदद नहीं पहुंचाते थे। उस समय यह किसी ने नहीं सोचा था कि दृश्य विन्यास भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नाटक कला। दृश्य विन्यास नाटक की जान है, उसे नाटक कला से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। दृश्य विन्यास अभिनेता को अपने अभिनय अदा करने में बहुत सहायक होती है। यह सोच उस वक्त रंगमंच में पैदा हुई थी। केवल मंच पर तालियों के साथ पर्दे उड़ते थे और गिरते थे। यूरोप में 1918 से पहले यह सोच पैदा हुई कि रंगमंच की सभी कलाओं का इस तरह से कलात्मक मिलन हो जो नाटक कला की आत्मा को एक ऊंचाई पर पहुंचा सके। इसी भावना ने दृश्य विन्यास की अहमियत दी और रंगमंच की एक विशेष आवश्यकता हो गई। धीरे धीरे कई विख्यात दृश्य विन्यासकर्ताओं ने अपनी अपनी सोच और कला के माध्यम से रंगमंच को एक कलात्मक रूप दिया। उसी के कारण रंगमंच को दर्शकों से जोड़ने में बहुत मदद मिली और यह सोच भारत में बहुत अरसे पश्चात पहुंची। स्वतंत्रता के बाद जब रंगमंच में औपचारिक प्रशासन की महसूस हुई, तब दृश्य विन्यास एक विषय की भांति नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में पढ़ाया जाने लगा। अतः दृश्य विन्यास का अध्ययन उन सहयोगी कलाओं में से एक है। कला का अध्ययन है जो नाट्य क्रिया को विकसित एवं समृद्धि करती है। आमतौर पर नाट्य कला में दृश्य और उपकरणों की सुविधा के मौजूद बुनियाद पर दृश्य संयोजन की योजना निर्धारित की जाती है, लेकिन दृश्य विन्यासकर्ताओं तथा तकनीकी के कर्मकारों के लिए सबसे पहले नाट्य लेख का अध्ययन करना अति आवश्यकता होता है, जिसके आधार पर ही प्रस्तुति विशेष के लिए दृश्य सजा के स्वरूप को निश्चित किया जाता है कि दर्शकों को यथासंभव यथार्थ का आभास हो। उन्हें ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि इस घर में वास्तव में यथार्थ व्यक्ति रहते हैं। दृश्य सजा प्रतीकात्मक रूप से नाट्य क्रिया की व्याख्या करने में सक्षम होती है। नाट्य क्रिया के चारों ओर की परिस्थिति को भी स्पष्ट करती है। विन्यासकर्ताओं को मंच सजा की योजना इस तरह करनी चाहिए ताकि नाट्य क्रिया के स्थल अनुकूल हो, देखने में आकर्षक नाट्य प्रस्तुति की आत्मा एवं भाव को अभिव्यक्त कर सके, दर्शकों द्वारा देखी एवं समझी जा सके, अभिनेताओं द्वारा निरंतर उपयोग में आ सके, कम खर्च सरलता से निर्मित मंच पर लगाई जा सके तथा संपूर्ण विन्यास का अभिन्न अंग हो। विभिन्न चरित्र जिस तरह हम अपने कमरे साफ सुथरा बिखरा हुआ रखते हैं, जिस प्रकार बर्तन उपकरण अन्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उसी से अनेक वास्तविक जीवन की झलक उनके वास्तविक चरित्र का संकेत मिलता है। विन्यास सजा नाटक का एक अभिन्न अंग है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। नाटक में भी संबंधित वातावरण का उल्लेख किया जाता है तो नाटक में इसकी आवश्यकता अधिक हो जाती है। विन्यास वंचित दृश्य को और भी अधिक प्रभावित पूर्ण कर देता है। दृश्य विन्यास नाटक के पूर्व में ही मंचित नाटक के काल समय परिस्थिति से दर्शक को अवगत करा देता है। धन्यवाद। Thank you, Hiral ji. Next presenter is Amisha Gupta. She is late.
calling out the name. If the student is present, please let us know, and if not, then also let us know. Amisha Gupta. I'd like to thank the esteemed guests and the faculties for giving me this opportunity. My name is Anushka Gupta, and the paper I'm presenting is on Shakespeare and his contribution to drama. Be not afraid of greatness. Some are born great, some achieve greatness, and others have greatness thrust upon them. One of the greatest poet, playwright, and actor to ever walk this earth, William Shakespeare, was born on 26 April 1654 at Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England. The world's preeminent dramatist, he is also hailed as the national poet of England and the bard of Avon. His abiding work, including collaborations, include 38 plays, 154 sonnets, 2 long narratives, and a few other verses. His work has been translated into every major living language and is the most performed till date. His plays hold a unique, versatile quality that artfully combines humor, comedy, tragedy, romance, violence, and other sentiments that have plagued the injudicious mortals of this mankind since the dawn of time. His insight into the ideologies of human condition has left him more glorified than any of his contemporaries. Shakespeare's plays borrowed ideas from popular sources, folk traditions, street pamphlets, and sermons. His infallible tendency to correctly interpret and write the common people was one of the major reasons for his fame and his induction into the aristocracies of avant-garde London first and then the world. Born into a family of modest means, aside from his contributions to literature, Shakespeare established the Globe Theatre and revolutionized the English language. Shakespeare has had more theatrical works executed than any other playwright. To this day, countless theatre festivals around the world honor his work, and his work has had a major impact on subsequent theatre. Students memorize his eloquent poems, and scholars reinterpret the million words of text he composed. Shakespeare created some of the most admired plays in Western literature, with Macbeth, Hamlet, and King Lear being ranked among the world's greatest plays, and transformed English theatre by expanding expectations about what could be accomplished through plot and language. Specifically in plays like Hamlet, Shakespeare integrated characterization with plot such that if the main character was different in any way, the plot would be totally changed. In Romeo and Juliet, Shakespeare mixed tragedy and comedy together to create a new romantic tragedy genre. Previous to Shakespeare, romance had not been considered a worthy topic for tragedy. Through his soliloquies, Shakespeare showed how plays could explore a character's inner motivation and conflict. Up until Shakespeare, soliloquies were often used by playwrights to introduce characters, convey information, provide an exposition, or reveal plans. Influence of Shakespeare on Indian plays has been immense. Indian theatre proudly boasts of some of the fantastic scripts that have been inspired from a Shakespearean play. The trend mainly started from the city of Kolkata, which was once the intellectual and political center of colonial presence in India. On 17 August 1848, a native gentleman named Vaishnav Charan Adya performed the role of Othello in a production at the Sans Souci Theatre, the famous English playhouse in the city. Considering that such an event took place in a restricted theatre, it is not surprising that not many people were aware of the same. Starting in 1775, when the Kolkata Theatre or the new playhouse opened under the patronage of the Empire, specifically of the then Governor General, Warren Hastings, and continuing for a period of about 100 years, English theatre in Calcutta entertained a largely British audience of officers, merchants, scholars, and clerks of the East India Company. By all accounts, in its early years at least, this was an exclusive theatre determined to insulate itself from the natives so that even the ushers and doorkeepers at the Calcutta Playhouse were English. Under this circumstance, Vaishnav Charan Adya's dramatic identification with the Shakespearean role of Othello clearly complicated and displaced the stark mannequin dichotomy of black and white, which governed the relationship between the European colonizers and their non-European subjects. When the actor donned the white mask of a Shakespearean actor in an English production, he also enacted his difference from the white world, both in fictional Venice and in colonial Kolkata. Thus, instead of being appropriated by the colonial sahib's playtext, the Indian actor revealed the ambivalence of its cultural authority through a native strategy. When the English came to Kolkata, they brought with them the plays of Shakespeare. Early in the 19th century, Shakespeare was a subject of study in the Hindu College. Much before that, his plays had begun to be staged in the theatres that the local Englishmen had set up in the city for their entertainment and relaxation.
This love of the theatre and of Shakespeare developed first among the English community and later among its Indian emulators. A trend of regular performance of English plays in and around the city began with the building of the Calcutta Theatre in 1775. The repertory of plays performed at this theatre included Hamlet, Richard III, The School for Scandal, and a medley of lesser-known plays. Other well-known English theatres drew on a similar repertoire of works for their performances. Some Shakespeare plays performed at the Chowrangi Theatre, which opened in 1813, were as follows: Henry IV on 23rd January, Sir Richard III on 25th August, and so on. Inaugurated on 21st August 1839, the year the Chowrangi Theatre was gutted by a fire, the Sans Souci moved to a bigger building in 1841. The repertoire of these three English theatres typified the range of the prolific theatrical activity in and around Calcutta that continued well into the middle of the 19th century. The fact that Shakespeare's plays figured prominently in the programs of most theatres suggests that the dramatic appeal of the plays was bolstered by the cultural value attached to the proper name Shakespeare. In the context of 19th century Kolkata, one can recognize the significance of the empire's cultural and political investment in the Shakespearean text, both as a literary and a dramatic text. Available evidence shows that in the notions of a popularity of Shakespeare and him becoming a fashion among the elite Bengalis at the time in India is clearly a colonial legacy and one that continues to influence post-colonial academic discourse in India. Thank you. Next presenter is Nandita Arya. सभी को नमस्कार। मेरे शोध पत्र का विषय है नाट्य साहित्य में रंगमंच की भूमिका। जैसे कि नाट्य के विषय में पहले ही बहुत बात हो चुकी है, तो मैं सीधा अपने टॉपिक पर आना चाहूंगी। नाट्य को विभिन्न नाट्याचार्यों ने भी इस शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया है वो है उसकी दृश्यता, यानी कि जब स्टेज पर उसका प्ले किया जाता है वही उसका नाट्य रूप है। इसके लिए रंगमंच की आवश्यकता होती है। रंगमंच मात्र स्टेज नहीं है जिस पर कि एक प्ले खेला जा रहा है। रंगमंच में अभिनय, वृत्ति, प्रवृत्ति आदि विभिन्न तत्व आ जाते हैं जो कि उस नाट्य के प्रस्तुति हेतु आवश्यक है। वस्तुतः रंगमंच पर जो भी नाट्य खेला जा रहा है उसमें जो भी क्रियाएं की जा रही हैं वह सभी जो होती हैं वो लोक व्यवहार का ही अनुकरण होती हैं। इस लोक व्यवहार को ही स्टेज पर लाने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अभिनय। अभिनय द्वारा नाट्य के मूल अर्थ को स्टेज पर लाया जाता है। इस अभिनय में वृत्ति की सहायता ली जाती है। वृत्ति नाट्य में व्यापार के रूप में प्रयोग की जाती है। इसी प्रकार से प्रवृत्ति का भी प्रयोग नाट्य में किया जाता है, जिसके द्वारा पात्रों के विभिन्न व्यक्तिगत विशेषताओं को दर्शाया जाता है, जैसे कि वो किस प्रदेश से आते हैं, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, इन सब चीजों को प्रवृत्ति द्वारा नाट्य में दिखाया जाता है। ये सभी चीजें कुल मिलाकर के रंगमंच के रूप में देखी जाती हैं। रंगमंच को नाट्य कला से अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि नाट्य कला जिस रूप में सामान्यतः नाट्य शब्द का प्रयोग होता है वो एक ग्रंथ रूप है, जिसको कि नाट्य तब कहा जाएगा जबकि अभिनय आदि के द्वारा उसका नाट्य पर मंचन होगा। इस हेतु रंगमंच की आवश्यकता सर्वाधिक है। हम नाट्य को रंगमंच का साहित्य कह सकते हैं और रंगमंच वो कैनवास है जिस पर कि नाट्य साहित्य का मंचन किया जाता है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। Thank you. Next presenter is Poonam Yadav.